हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं केशव राठौटी आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और आज हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर में क्वांटम मैकेनिकल मॉडल पढ़ने वाले हैं। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल से पहले हम लोग देख चुके हैं कि किसी भी सब्सटेंस के डुअल नेचर होते हैं। फर्स्ट, जिसे हम लोग ने डी ब्रोगलीज हाइपोथेसिस या डी ब्रोगली की समीकरण से पढ़ा था, और दूसरा हम लोगों ने हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पढ़ा था, अनिश्चितता का सिद्धांत पढ़ा था। राइट, तो अब देखिए, लास्ट क्लासेस तक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं इस बात को कि बोर ने जो अपन को कॉन्सेप्ट दिया था, बोर ने जो अपन को बात बताई थी कि एक सर्कुलर पाथ के अंदर में इलेक्ट्रॉन मूव करता है, तो सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करता है, ऐसा मैंने आप लोग को बोला था। तो अब अपन उसी चीज को देखते हैं कि भाई क्वांटम मैकेनिकल मॉडल है क्या, कैसे पढ़ाया जाता है ना, क्या मतलब है इसका। तो सबसे पहली चीज तो ये जानिए कि क्वांटम वर्ड का मतलब क्या होता है। तो क्वांटम वर्ड का मतलब ही होता है, या क्वांटम मैकेनिक्स का मतलब क्या होता है, आप तो इस पर फोकस कीजिए। क्वांटम मैकेनिक्स का मतलब होता है, ये एक ऐसी ब्रांच है साइंस की which explains dual nature of substance, which explains dual nature of substance। राइट, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो अपन को पता होनी चाहिए। अब देखो, अगर डुअल नेचर हो रहा है यहां पर, तो डुअल नेचर हम लोग करेंगे कैसे, कैसे डिस्कस करेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो इसके अंदर में अपन लोग कॉन्सेप्ट यूज करेंगे वो ये है, यहां पर हम लोग हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल यूज करते हैं। हाइजेनबर्ग एक ऐसा साइंटिस्ट था जिसने फर्स्ट टाइम पे ऐसा कोई कॉन्सेप्ट डेवलप किया कि एलिमेंट का अगर पोजीशन आपको पता है तो उसका मोमेंटम सही सही कैलकुलेट नहीं किया जा सकता, उसमें एरर बहुत ज्यादा होगी। राइट, तो अब इसी चीज को मैथमेटिकल वे के अंदर में किसने कवर कर दिया, मैथमेटिकल इक्वेशन किसने बनाई, मैथमेटिकल फॉर्म किसने डेवलप किया। अरविंद श्रोडिंगर एक साइंटिस्ट है जिसने क्या किया था, इसको डेवलप किया था, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन डेवलप किया था। और उस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को ही, मैथमेटिकल इक्वेशन को ही श्रोडिंगर्स वेव इक्वेशन, श्रोडिंगर की तरंग समीकरण बोला जाता है। सिंस वो इक्वेशन बड़ी डिफिकल्ट है, इक्वेशन को याद रखने का कोई फायदा नहीं है, इक्वेशन इज लाइक क्वाइट लेंदी, क्वाइट कॉम्प्लेक्स। तो इक्वेशन को याद नहीं रखेंगे अपन, उस इक्वेशन पे बेस क्या क्या रिजल्ट्स बनाए गए वो याद रखे जाएंगे। तो इसलिए याद रखिएगा, quantum mechanical model is given by two scientists. Theoretically it has been explained by Heisenberg, and secondly mathematically it can be explained by, or it was explained by Schrödinger। दोनों का collectively एक साथ नाम लिखा जाना है कि ये दोनों ने मिलकर क्वांटम मैकेनिकल मॉडल को अपन को समझाया था। ये बात अपन को क्लियर हो गई, ठीक है। अब देखिए, इस क्वांटम मैकेनिकल मॉडल के अंदर में हम लोग इस श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की बात कर रहे थे। तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को अपन लोग कैसे डिनोट कर सकते हैं, तो देखिए एच कैप साइन इज इक्वल्स टू ई साइन। ये जो है ये क्या है, ये एक शॉर्ट फॉर्म है ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का शॉर्ट फॉर्म है, ये एग्जैक्ट फॉर्म नहीं है। अब अपन एक एक करके जानने की कोशिश करते हैं कि यहां पर ये एच कैप का मतलब क्या है, साइन का मतलब क्या है, ये ई का मतलब क्या है ना। तो देखिए, एच कैप जो है ये, इसका जो नाम है वो है हैमिल्टोनियन, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। अब ये जो ऑपरेटर है ये कैसा ऑपरेटर है, ये एक मैथमेटिकल ऑपरेटर है, मींस इट्स वैल्यू विल बी कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ सम मैथमेटिक्स। ये किससे कैलकुलेट होगा, मैथमेटिक्स के हेल्प से कैलकुलेट होगा। मतलब क्या है इसका, है ना। अब देखो इसका मतलब क्या है, ये जो है ये कैलकुलेट किया जाता है सम ऑफ ऑल एनर्जीज के बेसिस पे। मतलब किसी भी एटम के पास, एटम में अवेलेबल इलेक्ट्रॉन्स के पास कितनी एनर्जी है, उन सब का अगर सम कर दिया जाए तो उससे अपन लोग क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आपसे अगर पूछा जाए कि कौन कौन सी एनर्जीज होती हैं, तो देखिए इलेक्ट्रॉन के पास कौन कौन सी एनर्जी होती है। इलेक्ट्रॉन के पास होती है गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी होती है उसके पास में। इलेक्ट्रॉन के पास पोटेंशियल एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी इज नथिंग बट अट्रैक्शन फोर्स applied by nucleus। Yes or no?
राइट, ठीक है। तो इसके अलावा अगर एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हैं तो उनके बीच में क्या होता है, रिपल्शन फोर्स भी अवेलेबल होता है। तो ऐसे अट्रैक्शन, रिपल्शन, काइनेटिक एनर्जी, ऐसे बहुत सारे सम ऑफ एनर्जीज को जब अपन कैलकुलेट करेंगे यहां पर, तो हम लोग किसकी वैल्यू कैलकुलेट कर पाएंगे, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर की वैल्यू कैलकुलेट कर पाएंगे। एक और चीज जो हमें पता होनी चाहिए कि ये हैमिल्टोनियन ऑपरेटर जो होता है वो जनरली मैकेनिकल एनर्जी को ही कैलकुलेट करता है, मैकेनिकल एनर्जी से कंसर्न होता है। और मैकेनिकल एनर्जी के अंदर में काइनेटिक, पोटेंशियल एंड रिपल्शन फोर्सेस, ऑल थ्री टाइप ऑफ फोर्सेस, एनर्जीज एसोसिएटेड विद देम इज कंसीडर्ड अगेंस्ट मैकेनिकल एनर्जी। तो हैमिल्टोनियन ऑपरेटर तो एक मैथमेटिक्स है। अब अगर अपन एच कैप का वैल्यू कैलकुलेट कर ले, है ना, और ई जो है वो ई क्या है, एनर्जी ऑफ द सिस्टम, एनर्जी ऑफ एन एटम। इसको आप लोग इस तरह से भी बोल सकते हैं, एटम, और आप चाहो तो इसको अपने यहाँ पे क्या बोल सकते हो, सिस्टम भी बोल सकते हो, राइट, ठीक है। अब देखो यहां तक की बात तो अपन को समझ में आती है, लेकिन अब ये क्या है, तो पहली बात तो इसका प्रोनाउंसिएशन होता है साइन से। इसका प्रोनाउंसिएशन किससे होता है, साइन, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, इसको अपन लोग बोलते हैं वेव फंक्शन। तो अब आप जरा देखिए, ये जो इक्वेशन है, ये बेसिकली इक्वेशन देखो, यहां पर अपन सिर्फ लोग मैकेनिकल एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं। और एक बहुत ही सिंपल सा रूल बताता हूं, मैकेनिकल एनर्जी इज बेसिकली अवेलेबल फॉर दोज पार्टिकल्स, फॉर दोज सिस्टम्स विच इज शोइंग पार्टिकल नेचर। लेकिन ये क्या है, ये तो वेव नेचर को शो करता है ना, साइन, ये फंक्शन है यहाँ पर, ये वेव फंक्शन को शो करता है ना। अभी बेसिकली है कि ये क्या बताता है, एक वर्ड में बोलता हूं, एक वर्ड में इसका आंसर बताता हूं कि इट शोज कोऑर्डिनेट्स, it shows coordinates of electrons in an atom। एक एटम के अंदर में इलेक्ट्रॉन कहां पे प्रेजेंट है उसके कोऑर्डिनेट्स ये बता सकता है, इसके अलावा ये कुछ भी बता नहीं सकता, राइट। अब देखो एक बार एक चीज समझो यहां पर कि क्या फंडा है इस चीज का, कैसे अपन इसको डिस्कस करते हैं, है ना। वेव फंक्शन को थोड़ा सा और अपन डिटेल में डिस्कस करते हैं। देखो हेडिंग थोड़ा ऊपर लिख देता हूं, देखो ये जो साइन है ये बेसिकली है क्या, कैसे इसका एक्सप्लेनेशन दिया जा सकता है। तो जस्ट इमेजिन एक हम लोगों ने ऐसा क्वाड्रेंट सिस्टम बना लिया, ठीक है, एंड कंसीडर दिस प्लेस इज नथिंग बट न्यूक्लियस। इस प्लेस को अपन ने क्या एज्यूम कर लिया, न्यूक्लियस। अब अपन लोगों ने तो आज तक ऐसा पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन कहां पे प्रेजेंट होना चाहिए, इस न्यूक्लियस के बाहर, जो बाहर वाला पार्ट होता है जिसे अपन एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट बोलते हैं, वहां पे इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में अवेलेबल होता है। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऐसा कुछ नहीं बोलता, कोई पाथ की बात नहीं करता है। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल क्या बोलता है कि साइन जो है वो एक ऐसा वेव फंक्शन है जो इलेक्ट्रॉन के कोऑर्डिनेट्स बताता है। तो जस्ट इमेजिन इसने एक इलेक्ट्रॉन के कोऑर्डिनेट बताया और से इसको मार्किंग करवा दिया, से 2 और 2। इफ दिस इज x एक्सिस, इफ दिस इज y एक्सिस, तो इसको 2 और 2 मार्किंग करवा दिया। बट इलेक्ट्रॉन इज नॉट स्टेशनरी, इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी थोड़े होता है, इलेक्ट्रॉन विल बी मूविंग हियर एंड देयर, ऐसा कुछ ना कुछ तो मूव करेगा, है ना। तो देखो जब इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, अब मेरे को कैसे पता चला इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, हाउ कैन यू बी सो श्योर अबाउट दैट। इलेक्ट्रॉन्स पे कौन कौन से फोर्सेस लगते हैं, इलेक्ट्रॉन के पास कौन सी एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी का मतलब इट विल बी हैविंग सम मोशन, वेलोसिटी होगी तभी काइनेटिक एनर्जी होगी, अदरवाइज इफ वेलोसिटी इज जीरो काइनेटिक एनर्जी इज जीरो। इसका मतलब हम यहाँ पे नोटिस करेंगे थोड़े टाइम के बाद इलेक्ट्रॉन यहां मिलेगा, थोड़े टाइम के बाद इलेक्ट्रॉन इधर कहीं पे मिलेगा, थोड़े टाइम के बाद यहां कहीं पे मिलेगा, थोड़े टाइम के बाद यहां कहीं पे मिलेगा, ठीक है। हम इसको जोड़ के ऐसा बोल सकते हैं, हम इसको जोड़ करके ऐसा बोल सकते हैं कि नियरली कैसा पाथ बनाया, सर्कुलर पाथ बनाया। लेकिन 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 एक्चुअल में ऐसा कोई सर्कुलर ट्रैक नहीं होता है ना। ये सिर्फ क्या है, ये देखो, ये यहां पे एक पॉइंट हमको मिला था, यहां पर एक पॉइंट हमको दे रखा है, ये पॉइंट हमको पता है, ये पॉइंट हमको पता है, या फिर ये पॉइंट हमको पता है। ये पॉइंट्स किसने बताए, ये पॉइंट्स हम लोगों को बताए हैं साइन। तो साइन बेसिकली क्या बताता है, साइन हम लोगों को इलेक्ट्रॉन जहां पे प्रेजेंट होता है उस लोकेशन के कोऑर्डिनेट्स हमको बताता है ना। तो साइन बेसिकली क्या है, साइन बेसिकली कोऑर्डिनेट्स है, ठीक है। अच्छा, अब
ये तो अपन को एक ऐसा पाथ जैसा पता चल गया कि यहाँ पर एक ऐसा पाथ होना चाहिए। ठीक है, अब दूसरी बात जरा समझो, ये साई की कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस होती नहीं है, कोई भी भौतिक महत्व नहीं होता है इसका, नो फिजिकल सिग्निफिकेंस। क्यों नहीं होता है इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस? क्योंकि देखो क्यों नहीं होता, तो साई क्या करता है, केवल और केवल कोऑर्डिनेट्स के बारे में तो बात कर लेता है, लेकिन ये कोऑर्डिनेट्स का इस मैकेनिकल मॉडल से क्या लेना देना है, इसके बारे में कोई रिलेशनशिप नहीं बताता है, राइट। अच्छा, अब ये साई की वैल्यू आती कहां से है, ये हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो साई इज कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ, ये साई की वैल्यू आई कहां से हमारे पास, ये साई की वैल्यू आई है हमारे पास में श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में अपन ने एच कैप का वैल्यू फाइंड आउट किया, ई का वैल्यू ई का जो वैल्यू है वो हमें मालूम है, या हमें क्वेश्चन में गिवन होता है, तो साई हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की हेल्प से हम लोग क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, साई का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। बट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि इसकी कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं हो सकती है। फिजिकल सिग्निफिकेंस का मतलब इसके बेसिस पे हम कोई डिक्लेरेशन नहीं दे सकते, इसके बेसिस पे नहीं दे सकते, तो किसके बेसिस पे दे सकते हैं वो देखो जरा। अभी तक मैंने मॉडल के बारे में कोई बात नहीं की है, मैं केवल इक्वेशन को ही समझा रहा हूं, इक्वेशन के जो पैरामीटर्स है मैं उन्हीं को समझा रहा हूं, राइट। अब देखिए एक बार जरा, इसने क्या बोला, स्क्वायर ऑफ वेव फंक्शन, स्क्वायर ऑफ वेव फंक्शन, और इसका क्या ले लेने का, मॉड ले लेने का। मॉड लेने का मतलब हो गया यहां पर साइन स्क्वायर कर लो और बाहर ऐसा मॉड लगा दो, मतलब जो भी वैल्यू आएगी वो वैल्यू कैसी आएगी, पॉजिटिव वैल्यूज आएंगी, है ना। अब इसको अपन लोग क्या बोलते हैं, इसको अपन लोग बोल देते हैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। बताता हूं इसका मतलब क्या होता है, इसका नाम है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, प्रायिकता घनत्व फलन। अब देखिए प्रायिकता घनत्व फलन का क्या फंडा है, कैसे अपन इसको डिस्कस कर रहे हैं वो एक बार देख लेते हैं, और उसका मतलब क्या है सबसे पहले तो ये जाने, बाकी की चीजें तो बाद की बात है। प्रायिकता घनत्व फलन का सिंपल मतलब है यहां पर कि ये जो प्रायिकता घनत्व फलन है ये क्या बताता है, ये बताता है इलेक्ट्रॉन कहां पर मिलेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन। अब देखो अभी तक अपन ने जितना पढ़ रखा है उससे अपन ये बोलते हैं कि एटम के अंदर में इलेक्ट्रॉन कहां मिलता है, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में मिलता है, कक्षक में मिलता है ना, या कक्ष में मिलता है। अपन एक बार ऐसा याद रखते हैं कि कहां मिलता है, कक्ष में मिलता है। तो अब आप खुद ही मुझे सोच के बता दो कि अगर इलेक्ट्रॉन कक्ष में मिलेगा तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन किसके बारे में बताता है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन प्रायिकता घनत्व फलन ऐसे बिंदुओं के बारे में दर्शाएगा, ऐसे बिंदुओं की बात करेगा जहां पे इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रायिकता क्या होगी, अधिकतम होगी। यदि हम उन बिंदुओं को जोड़ दिए तो हम लोगों को बोर के मॉडल की जैसी सिमिलैरिटी मिल जाएगी कि हाँ उस पाथ को अपन क्या बोल सकते हैं, कोश बोल सकते हैं, कक्ष बोल सकते हैं, सर्कुलर ट्रैक बोलते हैं। बट रियलिटी में सर्कुलर ट्रैक जैसी कोई चीज होती नहीं है। ये हमको किसने समझाया था, ये हमको क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ने समझाया था। बताइए इतनी बात अपन को समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, राइट। तो देखो इसका मतलब अभी तक हम लोगों ने कोई मॉडल नहीं पढ़ा है, अभी तक अपन लोगों ने सिर्फ बेसिक्स के बारे में जाना है, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल के बेसिक्स के बारे में। अब देखिए एक चीज और समझिए इसके बाद, अब देखो यहां पर भी श्रोडिंगर ने और हाइजेनबर्ग ने सबसे पहले क्या किया था, सबसे पहले इसी चीज को हाइड्रोजन के लिए डिस्कस किया था, है ना। अब देखो ये जो मॉडल है, ये मॉडल बेस्ट फिट किसके लिए है, ये मॉडल बेस्ट फिट किसके लिए बनाया गया, ये मॉडल बेस्ट फिट हम लोग को पता चला हाइड्रोजन के लिए ये बेस्ट फिट हुआ, राइट। ये जो मॉडल है कौन सा मॉडल, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल की बात कर रहा हूं, ठीक है, जो अभी अपन लोग यहां पर डिस्कस कर रहे थे। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल जो है ये बेस्ट फिट है हाइड्रोजन के लिए। और मैं चाहूं तो मैं यहां पर ये भी बोल सकता हूं कि सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए ये बेस्ट फिट है। अब देखो सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए ये बेस्ट फिट होने की जो वजह है वो सिर्फ यही है कि एक इलेक्ट्रॉन की लोकेशन को आइडेंटिफाई करना है, तो वो एक इलेक्ट्रॉन की लोकेशन को आइडेंटिफाई करना अलोंग विद देयर मैकेनिकल एनर्जीज, अलोंग विद देयर मैकेनिकल फोर्सेस, इसको जस्टिफाई करने के लिए ये मॉडल काम करता है। और क्या क्या चीजें बता सकता है, इट कैन एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रम,
है ना, ये स्पेक्ट्रम को भी अच्छे से समझा सकता है। स्पेक्ट्रम को जैसे ही अपन बोलेंगे तो मैं यहाँ पर एक वर्ड और यूज कर सकता हूँ कि क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी, मतलब एनर्जी जो होती है वो छोटे छोटे पैकेट्स के फॉर्म में ही एब्जॉर्ब या रिलीज की जा सकती है। तो इसका मतलब हाइड्रोजन या वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए जो पैकेट्स ऑफ एनर्जी है वो बहुत इजीली एक्सप्लेन किए जा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। लेकिन अगर अपने पास में एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन वाले एटम या सिस्टम बना तो हम लोग वहां पर कौन से मेथड्स यूज करेंगे? कुछ अप्रोक्सीमेट मेथड्स हैं जिन्हें अपन लोग यूज करते हैं, और वो किसके लिए है? मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए। मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए ऐसा होता है। क्यों होता है? सब बस अब अपन इसका रीजन जान लेते हैं कि क्वांटम मैकेनिकल मॉडल जो है वो मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए यूजफुल क्यों नहीं है। तो देखिए, मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए यूजफुल क्यों नहीं है उसको देखो। सबसे पहला पॉइंट, जब इलेक्ट्रॉन एक से ज्यादा होंगे तो डेफिनेटली उसको काउंटर बैलेंस करने के लिए न्यूक्लियस में एक से ज्यादा प्रोटॉन्स भी होंगे, राइट। तो इसका मतलब जब प्रोटॉन्स ज्यादा होंगे तो मोर न्यूक्लियस अट्रैक्शन फोर्स हमारे पास में आने वाला है। क्या अट्रैक्शन फोर्स अगर ज्यादा होगा, है ना, सबसे पहली चीज अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होता है, और इसका अट्रैक्शन ज्यादा होने की वजह से क्या होता है? साइज ऑफ एटम, एटम की जो साइज है वो क्या हो जाती है? छोटी हो जाती है, क्योंकि न्यूक्लियस अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होता है तो वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचता है। इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ होंगे तो इसका मतलब न्यूक्लियस के पास में ही क्या हो जाएंगे? इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो जाएंगे। न्यूक्लियस के पास ही इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? साइज छोटा हो जाएगा। तो अप्रोक्सीमेट मेथड से हम लोग यहां पर यूज कर पाएंगे फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम। तो इसका मतलब अपन से अगर कोई क्वेश्चन पूछे कि बेस्ट फिट किसके लिए है, तो हाइड्रोजन और वन इलेक्ट्रॉन के लिए। मल्टी इलेक्ट्रॉन के लिए अप्रोक्सीमेट मेथड, अनुमानित विधियां ही हम लोग यहां पर यूज कर सकते हैं, लेकिन कभी भी परफेक्ट आंसर्स मल्टी इलेक्ट्रॉन के लिए नहीं मिलेगा, राइट। अब अपन जो है इसके कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं कि क्वांटम मैकेनिकल मॉडल के जो पॉइंट्स हैं वो क्या क्या है, कैसे अपन इसको डिस्कस कर सकते हैं। ये तो अभी अपन ने एक जनरल इंट्रोडक्शन सीखा है, राइट। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है वो अपन लोग कैसे सीखेंगे वो एक बार यहां पर देखते हैं। अपन लोग मेजॉरिटी ऑफ द पॉइंट्स हाइड्रोजन को ध्यान रखते हुए डिस्कस करेंगे, है ना। तो चलिए अब देखते हैं। काफी सारे पॉइंट्स आपको आते हैं, बस इसके अंदर में क्या हो गया, यहां पर एक जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो यही है कि यहां पर कोई सर्कुलर पाथ नहीं होता है ना। तो चलिए अब अपन डिस्कस करते हैं इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक के बारे में। इसकी विशेषताएं क्या क्या है ना, ये विशेषताओं के बारे में बात करेगा। काफी सारी विशेषताएं हम लोग देख चुके हैं, बस इनको एक बार लिस्ट आउट कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहली बात, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज्ड। मतलब क्या है इसका? इसका मतलब बड़ा सिंपल है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप ये कहते हो इफ दिस इज द न्यूक्लियस, और आप ये बोलते हो कि इलेक्ट्रॉन यहां पे प्रेजेंट होगा, या इलेक्ट्रॉन यहां पे प्रेजेंट होगा, या इलेक्ट्रॉन यहां पे प्रेजेंट होगा, तो इस बात का फाइनलाइजेशन कौन करेगा कि इलेक्ट्रॉन यहां पे प्रेजेंट है, फिर थोड़ी देर बाद में यहां पे आ जाएगा, फिर थोड़ी देर बाद में यहां पर, फिर यहां पर, फिर यहां पर, फिर यहां पर, और आपके अकॉर्डिंग देखा जाए तो एक सर्कुलर पाथ जैसा फॉर्मेशन करेगा। सर्कुलर पाथ में समझने के लिए बोल रहा हूं, रियलिटी में ये नहीं होता है, याद रखना। या फिर यहां पे ये इलेक्ट्रॉन मिलेगा, या फिर यहां पर ये इलेक्ट्रॉन मिलेगा। मतलब आपको कैसे पता चलेगा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो कहां पर अवेलेबल होगा? आउट ऑफ द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अलावा अगर इलेक्ट्रॉन होगा तो वो इसमें मिलेगा, इसमें मिलेगा, इसमें मिलेगा, या फिर इसको फर्स्ट शेल बोलना है, इसको फर्स्ट शेल बोलना है, या फिर इसको फर्स्ट शेल बोलना है। तो याद रख लो इस बात को कि इलेक्ट्रॉन केवल और केवल वहीं पे मिलेगा जहां पर क्वांटाइज्ड शेल हमको मिलेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने कहा इफ दिस इज द न्यूक्लियस और हम बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन यहां पर मिलेगा, तो इसका मतलब हो गया कि इस पर्टिकुलर रेंज में, इस पर्टिकुलर रेंज में, ये पर्टिकुलर रेंज किसकी है? ये पर्टिकुलर रेंज है क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल है, क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल है।
मतलब इलेक्ट्रॉन के साथ साथ एक ऐसा एनर्जी लेवल भी होता है, एक ऐसा एनर्जी लेवल होता है, क्वांटाइज एनर्जी लेवल बोलते हैं। मतलब क्या है, मतलब ये एक ऐसी एनर्जी है दैट इज द स्मॉलेस्ट एनर्जी पैकेट, है ना। अब इसको अगर इतनी एनर्जी कोई दे देगा तो ये इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, यहां से बाहर भी जा सकता है, बाहर जा सकता है मतलब हायर एनर्जी लेवल्स पे जा सकता है। अदरवाइज इस एनर्जी को, ये तो मिनिमम एनर्जी है जो एक इलेक्ट्रॉन के पास रखी जाए। क्वांटाइज एनर्जी मतलब एक ऐसी एनर्जी दैट कैन बी डोनेटेड और एक्सेप्टेड। ये बात अपन को समझ में आया क्या? ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वांटाइज का मतलब हो गया कि इलेक्ट्रॉन कहां पे प्रेजेंट होता है, इलेक्ट्रॉन केवल और केवल वही प्रेजेंट हो सकता है जो जहां पर क्वांटाइज एनर्जी लेवल्स होते हैं। मतलब आप इसको ऐसा समझिए, जैसा मान लीजिए इफ दिस इज द न्यूक्लियस और एक इलेक्ट्रॉन अगर यहां पे प्रेजेंट है तो मैं एक पाथ बना देता हूं जहां पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा। अब आपने कहा ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करके दूसरी जगह पर चला गया, तो इसका मतलब ये जो दूसरा पाथ होगा वो भी कैसा होगा, सेकंड क्वांटाइज एनर्जी लेवल होगा। आपने कहा कि अभी इलेक्ट्रॉन इधर चला गया, इसका मतलब ये जो होगा ये भी क्या होगा, एक क्वांटाइज एनर्जी लेवल होगा। मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन यहां से निकल के यहां केवल तभी जा सकता है जब इस इलेक्ट्रॉन को इस शेल के बराबर की एनर्जी मिल जाए, मतलब इतनी एनर्जी वो एब्जॉर्ब कर सके। सिंपल सी बात है। अभी मान लो 100 जूल पे है, इसको 150 जूल्स वाले एनर्जी लेवल पे आना है तो 50 जूल्स की एनर्जी इसको क्या करनी पड़ेगी, एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी। मतलब इलेक्ट्रॉन कहां रहता है, केवल और केवल क्वांटाइज एनर्जी लेवल्स में रहता है। आसान भाषा में देखो, आप घर में कहां रहते हो, सीढ़ियों में रह सकते हो, गेट के एंट्रेंस पे रह सकते हो, पोर्च में रह सकते हो, नहीं ना। यू नीड अ स्पेस जहां पे आप रेस्ट कर सकते हो, जहां पे आप खाना खा सकते हो, जहां पे आप टीवी देख सकते हो। तो दैट मींस यू कैन स्टे एट डाइनिंग रूम, यू कैन स्टे एट ड्राइंग रूम, यू कैन स्टे एट बेडरूम। यही तो लोकेशंस होंगी ना। सीढ़ियों में नहीं रह सकते, छत पे नहीं रह सकते, एंट्रेंस पे नहीं रह सकते, तो ऐसी जगह कहां जहां पर आप नहीं रह सकते, दे आर नोन एज नॉन क्वांटाइज एनर्जी लेवल्स। ठीक वैसे इलेक्ट्रॉन भी कहां रह सकता है, केवल और केवल क्वांटाइज एनर्जी लेवल्स पे ही रह सकता है। फर्स्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो इसी से अपन लोग जो है वो सेकंड पॉइंट बना सकते हैं, वो ये है इलेक्ट्रॉन विल एग्जिस्ट in an atom where quantized energy levels are present, where quantized energy levels are present in an atom, ये पॉइंट तो अपन लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब क्वांटम मैकेनिकल मॉडल का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ये क्या कर देता है, ये रिप्लेस कर देता है किस चीज को, इट रिप्लेसेस द कॉन्सेप्ट ऑफ सर्कुलर पाथ। जो अपन सर्कुलर पाथ बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन कहां रहते हैं, वो सर्कुलर पाथ में रहते हैं, सर्कुलर पाथ में घूमते हैं, है ना। तो इसको किससे रिप्लेस कर देता है, रिप्लेसेस द सर्कुलर पाथ विद पॉइंट ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स। मतलब इलेक्ट्रॉन कहां मिलते हैं, किसी पर्टिकुलर पॉइंट्स पे मिलते हैं। हम उन पॉइंट्स वाले कॉन्सेप्ट पे ही इसको क्या कर देते हैं, इससे रिप्लेस कर देते हैं, राइट। ठीक है। अब देखिए एक और बड़ा इंपॉर्टेंट बात है कि जिसे अपन वेव फंक्शन बोलते हैं, राइट। ये वेव फंक्शन को अपन साइन से डिनोट करते हैं और इसको मैं बोलता हूं कि ये क्या करता है, इसके पास इलेक्ट्रॉन की सारी इंफॉर्मेशन होती है, स्टोर्स ऑल इंफॉर्मेशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन की इसके पास सारी इंफॉर्मेशन होती है। अब आप ही बताओ इलेक्ट्रॉन की इंफॉर्मेशन से क्या मतलब है। तो इलेक्ट्रॉन की इंफॉर्मेशन से मतलब है कि देखो, एक इलेक्ट्रॉन, अपन लोगों ने बोर्ड में क्या पढ़ा था, इलेक्ट्रॉन जब अपने शेल में रोटेट करता है तो उसकी एनर्जी लूज नहीं होती है, लेकिन इलेक्ट्रॉन एक शेल से दूसरे शेल में जाता है तो ही क्या हो सकती है, एनर्जी लूज हो सकती है, यस और नो, या गेन हो सकती है। ऐसा ही तो पढ़ा था। तो इसका मतलब हुआ कि इलेक्ट्रॉन जब एक शेल में रहता है तो उसका वेव फंक्शन कैसा होता है, सेम होता है। तो देखो याद रखना। अच्छा चलो मैं एक स्टेटमेंट लिख रहा हूं, बड़ा आसान है।
an electron can have number of wave functions। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो अपन को पता होनी चाहिए, बड़ी जबरदस्त बात है। अगर ये बात अपन को समझ में आ गया तो मान के चलिए आप लोगों को लगभग क्वांटम मैकेनिकल मॉडल जो है वो पूरा समझ में आ गया। एक इलेक्ट्रॉन के पास एक से ज्यादा वेव फंक्शंस हो सकते हैं। मतलब क्या है, इसको ऐसे समझते हैं, वेव फंक्शन किससे एसोसिएटेड होते हैं? वेव फंक्शन क्वांटाइज एनर्जी लेवल से जुड़े हुए होते हैं, क्वांटाइज एनर्जी लेवल से जुड़े हुए होते हैं। राइट इसका मतलब अगर इलेक्ट्रॉन यहां प्रेजेंट है तो यहां पे इसका वेव फंक्शन अलग होगा, लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रॉन निकल के किसी दूसरे क्वांटाइज एनर्जी लेवल में चला जाता है तो इसका वेव फंक्शन अलग हो जाएगा और इसका वेव फंक्शन अलग हो जाएगा। तो इसका मतलब हुआ कि ये जो वेव फंक्शन है ये कहने को तो क्वांटाइज एनर्जी लेवल से एसोसिएटेड है, लेकिन अगर मैं कहूं कि इलेक्ट्रॉन का वेव फंक्शन क्या होगा तो इलेक्ट्रॉन का वेव फंक्शन वही होगा जो उस क्वांटाइज एनर्जी लेवल का होगा। बात समझ में आया क्या? और अगर एक इलेक्ट्रॉन दूसरे शेल में चला जाता है, तीसरे में, चौथे में, पांचवें में, अलग अलग शेल्स में चला जाता है तो उसका वेव फंक्शन करस्पॉन्डिंगली चेंज हो जाएगा और वो फाइनल वेव फंक्शन होगा जिस शेल के अंदर में, जिस एनर्जी लेवल के अंदर में इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करेगा। बताइए ये बात अपन को समझ में आ गया क्या? तो एक इलेक्ट्रॉन तो मूव कर सकता है एक शेल से दूसरे शेल में, तो डेफिनेटली उस इलेक्ट्रॉन के वेव नंबर्स या वेव फंक्शंस एक से ज्यादा हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? राइट है ना? तो इसका मतलब वेव फंक्शन जो है वो इलेक्ट्रॉन कहां प्रेजेंट है, वेव फंक्शन हमें क्या बताता है? वेव फंक्शन हमारे को लोकेशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन बता सकता है। अब अपन को समझ में आया कि अगर मान लीजिए वेव फंक्शन बदल गया, इसका मतलब क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन अपनी ओरिजिनल पोजीशन से किसी दूसरी पोजीशन पे चला गया, दूसरी पोजीशन पे चला गया तो इसका मतलब उसकी लोकेशन चेंज हो गई। ये हमें किसने इंफॉर्मेशन दी? चेंज होके कहां, कौन सी नई लोकेशन बन गई? तो ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन कौन देता है? वेव फंक्शन हमारे को बताता है। और किस फॉर्म में प्रोवाइड की जाती है ये इंफॉर्मेशन? ये इंफॉर्मेशन हमारे को कोऑर्डिनेट्स के फॉर्म में प्रोवाइड की जाती है ना? तो वेव फंक्शन हमारे को क्या बता सकता है? कोऑर्डिनेट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन बता सकता है। आई थिंक ये पॉइंट नंबर 4 अपन को समझ में आ गया। पॉइंट नंबर 5 की बात करें, दैट इज द लास्ट पॉइंट, और वो ये है कि देखिए इस वेव फंक्शन की कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होती है। तो फिर अपन इसको डिस्कस कैसे करते हैं? तो देखिए इसके बारे में अपन लोग ऑलरेडी पहले बात करके आ चुके हैं, और वो है साइन स्क्वायर। इसको क्या बोलते हैं हम? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन बोलते हैं, प्रायिकता घनत्व फलन बोलते हैं। और ये हमारे को बताता क्या है? ये हमारे को इलेक्ट्रॉन कहां में अवेलेबल होगा उसकी अधिकतम प्रोबेबिलिटी बता देता है, इलेक्ट्रॉन कहां अवेलेबल होगा, है ना? और अगर अपन इसको एक जनरल टर्म में सीखना चाहे तो साइन स्क्वायर हमको क्या सिखाता है? जनरल टर्म बोल रहा हूं, ये हमको क्वांटम मैकेनिकल मॉडल नहीं समझाता है। जनरल टर्म बताता है कि एटम के अंदर में इलेक्ट्रॉन मिलने की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी जहां पर होती है वो समझाता है, और आसान भाषा में हम उसको क्या बोल देते हैं? हम उसको ऑर्बिट बोल देते हैं। राइट तो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल भी बोलता है कि इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन ऑर्बिट जो होता है वो वेल डिफाइंड पाथ नहीं होता है। ऑर्बिट जो है वो सर्कुलर या रेक्टेंगुलर कोई ऐसा पाथ नहीं होता है। वो जो पाथ बनाया जाता है वो पॉइंट से जस्टिफाई किया जाता है। मतलब ये देखो कि इलेक्ट्रॉन्स कहां पे प्रेजेंट होंगे, वो पॉइंट ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स की किस पॉइंट पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा वो अपन को सिखाया जाता है। तो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑर्बिट तो बोलता है कि ऑर्बिट होना चाहिए, लेकिन सर्कुलर होना चाहिए, वेल डिफाइंड होना चाहिए, ऐसा कोई भी बात नहीं बोलता है। राइट तो ये जो है ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो अपन को पता होने चाहिए। एंड दिस कंप्लीट्स योर क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एन सिस्टम। देखिए हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर का 80% पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। अब सिर्फ एक और दो ही पॉइंट्स इसमें इंपॉर्टेंट बचे हैं। फर्स्ट क्वांटम नंबर्स, और सेकंड पॉइंट पे बात करें तो कुछ रूल्स होते हैं इलेक्ट्रॉन फिल करने के। तो ये सारे पॉइंट्स ही अपने पास में बस बचे हुए हैं। एंड दिस कंप्लीट्स योर चैप्टर। तो अपकमिंग 1-2 लेक्चर्स के अंदर में हम लोग इसको कंप्लीट कर लेंगे। इस लेक्चर में हम लोग क्वांटम मैकेनिकल मॉडल को फिनिश करते हैं। दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।